क्या आपने कभी डायनासोर का नाम सुना है दोस्तों, जिसकी अंत पृथ्वी से कुछ इस प्रकार हुआ कि पृथ्वी से पूरी डायनासोर प्रजाति ही लुप्त हो गई। क्या यही स्थिति मानव की होने वाली है? 26 जनवरी 2004 को रिक्टर स्केल पर 9.2 शक्ति का भूकंप, जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा इंडोनेशिया के निकट था, इससे आने वाली तबाही हिंद महासागर के 11 लिटोरल कंट्री में लगभग 22 लाख लोगों की जानें ली। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्यवाणी भी करते हैं तो ये निष्क्रिय साबित होगा, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर को किसी भी ह्यूमन डेवलपमेंट के जरिए रोका नहीं जा सकता है। हमारा प्लेनेट 7 मेजर प्लेट और लगभग 14 से अधिक माइनर प्लेटों में डिवाइडेड है। फर्स्ट में अफ्रीकी प्लेट। नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हो आज हमारा प्लेनेट हर प्राकृतिक संपदा से जूझ रहा है जो ह्यूमैनिटी के लिए अनकंफर्टेबल है। पृथ्वी पर लगभग हर सेंचुरी में एक ऐसी प्राकृतिक संपदा आती है जो किसी भी स्पीशीज की पूरी तरह से द एंड करने का पावर रखती है, और यही पावर इस मिल्की वे में उपस्थित पृथ्वी पर रहने वाले सबसे विकसित समूह ह्यूमैनिटी की ओर सिंबलाइज करता है। क्या आपने कभी डायनासोर का नाम सुना है दोस्तों, जिसकी अंत पृथ्वी से कुछ इस प्रकार हुआ कि पृथ्वी से पूरी डायनासोर प्रजाति ही लुप्त हो गई? क्या यही स्थिति मानव की होने वाली है? आज पृथ्वी के हर कंट्री अथवा ओशियन में ऐसे भूकंप के झटके महसूस होते हैं जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी शून्य करने की क्षमता रखते हैं, और यह भूकंप ज़्यादातर उन प्रशांत पट्टियों के आसपास आते हैं जहां के टेक्टोनिक प्लेट बहुत ही एक्टिव हैं। इस एरिया में वोल्केनोज को भी फटना कंपलसरी हो जाता है। इसी टेक्टोनिक प्लेट को अनियंत्रित रूप से एक्टिव होने पर पृथ्वी पर असहनीय भूकंप आएगी, जिसके साथ साथ वोल्केनोज भी फटने की संभावना बढ़ जाएगी, और शायद यही ही मानव जाति के अंत का निश्चित कारण बनेगी। महासागरीय जलस्तर का बढ़ना, कुछ रेयर फिश को देखा जाना, एलियन से जुड़े तथ्य को उजागर होना, आखिर इन सभी घटनाओं के पीछे घटित होने का मेन पर्पस क्या है? आइए दोस्तों समझते हैं भूकंप तथा CO2 से रिलेटेड हर एक फैक्ट को आज के इस वीडियो में। Another theory that has arisen from the repeated beaching of this fish is that they give warning of imminent earthquakes. क्या मानव पृथ्वी का वह स्पीशीज है जिसकी गति इनफिनाइट है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मानव भी एक दिन पृथ्वी से लुप्त हो जाएगी। मानव के द्वारा बनाया गया हर एक चीज़ वीरान हो जाएगी, या तो वह चाइना के द्वारा बनाया गया थ्री गॉर्जियस डैम हो, या फिर अपने आप में डेवलप सुपर पावर अमेरिका, या फिर विश्व गुरु भारत। सभी चीज़ें एक दिन खत्म हो जाएगी। यह बात यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे कोई रोक नहीं सकता है, ना कोई टाल सकता है। और इसी यूनिवर्सल ट्रूथ से कनेक्टेड हर एक फैक्ट एवं मानवीय अंत को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पृथ्वी की संरचना के बारे में जानना पड़ेगा। वो हर चीज़ को जानने के लिए हमें जागृत होना चाहिए जिससे पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो आइए दोस्तों जानते हैं पृथ्वी की निर्माण के पीछे की कहानी क्या है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में मानव के पास सीमित ज्ञान ही है। पृथ्वी की रेडियस 6378 किलोमीटर है। पृथ्वी का आंतरिक भाग इतना ज़्यादा गर्म है कि आज तक वहाँ पर किसी ह्यूमन ने जाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वो एक लिक्विड रूप में मौजूद है। साइंटिस्टों ने पृथ्वी की 3 लेयर के बारे में स्टडी किया है। सबसे बाहरी लेयर क्रस्ट है, मिडिल में मेंटल है, और लास्ट में क्रोड है। क्रस्ट अन्य लेयरों की कंपैरिजन में बहुत ही पतली है। क्रस्ट की मोटाई 33 किलोमीटर औसतन है। क्रस्ट महासागरों के नीचे पतली और माउंटेन के नीचे मोटी पाई जाती है। इस लेयर को हम Cl नाम से भी जानते हैं। यहाँ 2 धातुओं की प्रधानता है, फर्स्ट सिलिका और सेकंड एल्यूमिनियम। क्रस्ट चट्टानों से निर्मित होने के कारण यह सॉलिड रूप में मौजूद है। भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक चेंजेस के बेस पर क्रस्ट को मेंटल से अलग किया जाता है। धरातल के समीप पी तरंगे क्रस्ट में 6 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलती है, लेकिन जब यह मेंटल के धरातल पर पहुंचती है तो इसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर सेकेंड से हाई होकर 7 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है। यही स्पीड जब अचानक होती है तो यह आकलन किया जाता है कि मेंटल क्रस्ट से अलग है। मोहरोविसिक ने क्रस्ट का डिस्कवरी 1909 में क्रोएशिया के निकट उपस्थित कुल्पा घाटी के स्टडी टाइम किया था। आइए दोस्तों अब मेंटल से जुड़े फैक्ट को जानते हैं। मेंटल क्रस्ट के निचली परत में एक मोटी लेयर बनाती है। इसमें P और S दोनों वेब्स में हायर वृद्धि
होती है। 2900 किलोमीटर के गहराई पे मेंटल कोर लाइन है जहाँ पे पी वेव्स अति उच्च कमी होती है और एस वेव्स लुप्त हो जाती है। इसी मेंटल और क्रोड लाइन के मिलन को गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। यहीं पे अचानक डेंसिटी 5 से हायर होकर 10 हो जाता है। पी वेव्स की गति लगभग 13.8 किलोमीटर पर सेकेंड से घटकर 8 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है। इसी मेंटल लेयर में मैग्नीशियम और सिलिकॉन जैसे धातुओं की भरपूर मात्रा पाई जाती है। यदि पृथ्वी पूर्ण रूप से ठोस होती तो पी और एस तरंगे एक तरफ से दूसरी तरफ गमन कर जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी पर जब एस तरंगे को गमन किया जाता है तो पृथ्वी के अपोजिट साइड एस तरंगे का विचलन नहीं होता है। इससे पता चलता है कि पृथ्वी के कोर में लिक्विड फेज मौजूद है। ये सभी प्रयोग करने से पहले एस वेव्स की प्रवृत्ति यह थी कि यह लिक्विड फेज से इंटर करने के बाद अपोजिट साइड में गमन नहीं करती है। इससे टोटली क्लियरिफाई हो जाता है कि पृथ्वी का कोर एक लिक्विड फेज में मौजूद है। इस लेयर को हम निफ्फे नाम से भी जानते हैं। यहाँ दो धातुओं की प्रधानता है, फर्स्ट निकेल और सेकेंड आयरन। क्या आप जानते हैं दोस्तों, इन तरंगों से हमें इस प्लेनेट का हर भागों का जानकारी किस तरह मिल जाती है? आखिर इसका राज क्या है? इन पी वेव्स और एस वेव्स की कहानी क्या है? आइए दोस्तों समझते हैं। हमारा प्लेनेट के आंतरिक भागों की संरचना के बारे में अति उच्च योगदान देने वाले पी वेव्स और एस वेव्स से संबंधित सर्वप्रथम प्रयोग मोहरोविसिक ने 1909 ईस्वी में किया था। फर्स्ट वेव्स पी वेव्स। पी वेव्स को प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। पी वेव्स सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फेजेस से गुजर सकता है। पी वेव्स की स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, जो औरो वेव्स से सर्वाधिक है। सेकेंड वेव्स एस वेव्स। एस वेव्स को सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं और ट्रांसवर्स वेव्स भी कहते हैं। इसकी औसत गति 4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ये सॉलिड में गुजर सकता है लेकिन लिक्विड में लुप्त हो जाती है। अब आइए दोस्तों जानते हैं अर्थक्वेक से रिलेटेड वो हर मिस्टीरियस बातों को जो ह्यूमन स्पीसीज के लिए डेंजरस है। अर्थक्वेक का सिंपल एक्सप्लेनेशन है भूमि का हिलना अर्थात पृथ्वी का कांपना। दूसरे शब्दों में अगर समझा जाए तो पृथ्वी पर अचानक झटके से स्टार्ट हुए पृथ्वी का कंपन को ही भूकंप कहते हैं। यदि किसी तालाब के शांत जल में पत्थर को फेंका जाता है तो जल के तरंग चारों तरफ फैल जाती है। इसी तरह पृथ्वी के अंदर आकस्मिक हलचल से उत्पन्न हुए वेव्स को ही भूकंप कहा जाता है और यही भूकंपीय तरंगे अपने स्टार्टेड पॉइंट से चारों तरफ फैलकर एक डेंजरस थिंग्स का नज़ारा ले लेती है। और इन सभी के पीछे का मेन रीजन भूकंप के केंद्र तथा अधिकेंद्र है। पृथ्वी के लगभग 50 से 100 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप के स्टार्टेड पॉइंट होते हैं जिसे उद्गम केंद्र कहते हैं और इसी उद्गम केंद्र के बाहरी छोर पे उपस्थित केंद्र को अधिक केंद्र कहते हैं और इसी अधिकेंद्र से भूकंप की वेव्स चारों तरफ पृथ्वी पर अपने डिजास्टर को फैलाते हैं। भूकंप भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। सबसे ज़्यादा डेंजरस साबित होने वाले भूकंप टेक्टोनिक प्लेटों में आए परिवर्तन वाले होते हैं। भूकंप सिर्फ नेचुरल डिजास्टर तक ही सीमित नहीं है दोस्तों, यह मानव के द्वारा किया गया बड़े बड़े गतिविधि जैसे चाइना के द्वारा बनाया गया 3 गॉर्जियस डैम जिससे पृथ्वी की रोटेशन ही धीमी हो गया है। यह चांसेस भी अधिक है कि पृथ्वी पर भूकंप होगी और इसके लिए उत्तरदायी सिर्फ ह्यूमन है। और यही टेक्टोनिक चेंजेस के कारण बहुत सारे ऐसे वोल्केनोज पॉइंट एक्टिव हो जाएंगे जो प्रेजेंट टाइम में अनएक्टिव हैं और यही वोल्केनोज पॉइंट एक ऐसे पर्वत का निर्माण करेंगे जो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा होगा। वोल्केनोज पॉइंट को एक्टिव हो जाने से CO2 में अनियंत्रित रूप से वृद्धि होगी। CO2 इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि पृथ्वी का पूरा वायुमंडल दूषित हो जाएगा और यही दूषित इकोसिस्टम को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा और डिस्ट्रॉय करने के कारण पृथ्वी का हीट वेव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यही हीट वेव पूरी ग्लेशियर बर्फ को पिघलाकर महासागरीय जल का रूप ले लेगा जो अंततः महासागरीय जल भूतल को अपने आप में समाहित कर लेगा। इन टेक्टोनिक प्लेटों को चेंजेस होने के कारण महासागरीय और धरातलीय कितने स्पीशीज लुप्त हो चुके होंगे क्योंकि उनको किसी खास तरह का इन्वायरमेंट उपलब्ध नहीं कराई जाएगी क्योंकि हीट वेव इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि सारे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर देगा।
आज प्रेजेंट टाइम में ह्यूमन बीइंग अपने आप में नेचर को इतना ज़्यादा अनएस्टेब्लिश कर रहा है कि पहले की तरह नेचुरल सिस्टम सामान्य नहीं है। पहले की तरह न तो ओजोन का होल है, न तो धरती की चाल। पहले की तरह न ही शुद्ध ऑक्सीजन है, न ही CO2 का नियंत्रण। आपने दोस्तों थ्री गॉर्जियस डैम के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसे चीन ने एस्टेब्लिश किया है। थ्री गॉर्जियस डैम जो पृथ्वी की गति को ही धीमा कर दिया है, जिससे पृथ्वी पर डे हो या नाइट, मौसम हो या जलवायु, सभी में डिफरेंट का आकलन करवा रहा है। चीन के द्वारा बनाया गया यह डैम का असर अगर फ्यूचर में टेक्टोनिक प्लेटों पर होती है तो बहुत सारे ऐसे अर्थक्वेक आएंगे जो ह्यूमन की पूरी तरह से द एंड करने की पावर रखेगी। Can the Three Gorges Dam in China slow the Earth's rotation? Let's find out. आखिर ये टेक्टोनिक प्लेट क्या है, इसके कारण क्या है? टेक्टोनिक प्लेट पृथ्वी पर भूकंपीय कारणों को लेकर क्यों जिम्मेवार है? टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी 20वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण देन है। टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी के अंतर्गत हम जानते हैं कि महाद्वीपों अथवा महासागरों का निर्माण कैसे हुआ। महाद्वीपों अथवा महासागरों के निर्माण के लिए टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी एक न्यूनतम थ्योरी है, जिससे हम ये जानते हैं कि भूकंप कैसे आते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स वर्ड्स का सर्वप्रथम प्रयोग टोरंटो विश्वविद्यालय के टूजो विल्सन ने 1965 ईस्वी में किया था। यद्यपि इससे पहले इस थ्योरी का प्रतिपादन हेनरी H.S. ने 1960 ईस्वी में किया था, किंतु इसके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन का श्रेय W.J. मॉर्गन को दिया जाता है, जो प्रिंसटन विश्वविद्यालय के एक साइंटिस्ट थे। W.J. मॉर्गन सर्वप्रथम 1967 में टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। टेक्टोनिक वर्ड्स यूनानी लैंग्वेज टेक्टोनिको से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भवन, निर्माण अथवा संरचना। टेक्टोनिक प्लेटों में इंटरनल फोर्सेस के परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे पृथ्वी पर संरचनाएं देखने को मिलती है जो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही डेंजर साबित होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्वालामुखी विस्फोट। अब टेक्टोनिक प्लेटों का एक्सप्लेनेशन ऐसे हो सकता है दोस्तों कि मेंटल अनेकों छोटी बड़ी प्लेटों में बटी हुई है, जो एक दृढ़ भूखंड का निर्माण करती है, और यही भूखंड को हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। हमारा प्लेनेट 7 मेजर प्लेट और लगभग 14 से अधिक माइनर प्लेटों में डिवाइडेड है। फर्स्ट में अफ्रीकी प्लेट। अफ्रीकी प्लेट में महासागरीय तथा महाद्वीपीय दोनों लेयर शामिल है, जो अटलांटिक महासागर और अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। अफ्रीकी प्लेट की सीमा में अपसारी प्लेट एवं अभिसारी प्लेट दोनों सीमाएं शामिल है, जो पश्चिम में अफ्रीका तथा दक्षिण में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है। नॉर्थ अमेरिका प्लेट। नॉर्थ अमेरिका प्लेट ग्रीनलैंड के अधिकांश भाग के साथ साथ साइबेरिया और आइसलैंड के कुछ भागों में फैला हुआ है। यूरेशियन प्लेट के साथ एक कन्वर्जेंट लाइन बनाती है तथा कैलिफोर्निया के तट के साथ एक चेंजेस लाइन बनाती है। साउथ अमेरिका प्लेट एक भौगोलिक प्लेट है जिस पर दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप और अंध महासागर स्थित हैं। इसकी सीमा साउथ में अंटार्कटिका प्लेट, वेस्ट में नाजका प्लेट, नॉर्थ में नॉर्थ अमेरिका प्लेट और ईस्ट में अफ्रीका प्लेट से मिलती है। इसके वेस्ट वाले एरिया में नाजका प्लेट से टकराने की वजह से एंडीज पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। अंटार्कटिका प्लेट, इसमें अंटार्कटिका से घिरा महासागर भी शामिल है। इंडो ऑस्ट्रेलियान न्यूजीलैंड प्लेट। यूरेशियन प्लेट, इसमें पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल सम्मिलित है। प्रशांत महासागरीय प्लेट। कुछ माइनर प्लेट के नाम इस प्रकार हैं: अरेबियन प्लेट, कैरिबियन प्लेट, कैरोलिना प्लेट, कोकोस प्लेट, इंडियन प्लेट। इन सभी मेजर प्लेट और माइनर प्लेट में हमेशा चेंजेस अक्सर होते रहते हैं, और यही चेंजेस अगर हाई लेवल के होती है तो ये पूरे कॉन्टिनेंट को अपने आप में समाहित करने की क्षमता रखते हैं, और इन्हीं कॉन्टिनेंटल चेंजेस की वजह से पृथ्वी पर बहुत विनाशकारी भूकंप आई, जिससे बहुत सारे लोगों की जानें गई। 26 जनवरी 2004 को रिक्टर स्केल पर 9.2 शक्ति का भूकंप, जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा इंडोनेशिया के निकट था, इससे आने वाली तबाही हिंद महासागर के 11 लिटोरल कंट्री में लगभग 22 लाख लोगों की जानें ली। 26 अगस्त 1883 को इंडोनेशिया के करकताओं में भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट से 40 मीटर ऊंची सुनामी लहरें उठी, जिससे
हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अमेरिका के पश्चिमी तट बुरी तरह प्रभावित हुई, जिससे बहुत सारे जान माल की क्षति पहुंची। 1945 में पाकिस्तान के कराची प्रांत से 70 किलोमीटर दक्षिण में आए रिक्टर स्केल पर 8.25 तीव्रता का भूकंप भारत के कच्छ एरिया को प्रभावित करती है, जिससे 11 से 12 मीटर ऊंची सुनामी लहरें उठी। इससे अपार जान माल की क्षति पहुंची और इससे लोगों भी काल कलवित हुई। और इन्हीं सभी अर्थक्वेक रिकॉर्ड्स यह सुनिश्चित करता है कि आने वाले फ्यूचर में किसी निश्चित समय में नेचुरल चेंजेस टेक्टोनिक प्लेटों में हायर फ्रिक्शन लाएगी, जो मानवीय कल्पनाओं से परे भूकंप और सुनामी की ओर इंगित करेगा। आज दोस्तों भूवैज्ञानिकों हर सॉल्यूशन निकालने में लगा हुआ है, जिससे इन भूकंप तथा सुनामी जैसे भयंकर नेचुरल डिजास्टर की भविष्यवाणी पहले ही प्राप्त कर ली जाए। आर्टिफिशियल सैटेलाइट और अधिक शक्तिशाली मैथमेटिक्स मॉडल के आधार पर साइंटिस्ट मौसम के क्षेत्र में बहुत अधिक भविष्यवाणी प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन भूकंप और सुनामी जैसे खतरनाक चीज़ों पे भविष्यवाणी प्राप्त करने में हमेशा नाकाम ही रही है। ऐसे में कितने कंट्री ट्रिलियन डॉलर लगाकर भूकंप की भविष्यवाणी पर काम कर रहे हैं। वे ऐसे भविष्यवाणी की खोज कर रहे हैं जिससे पता चल सके कि भूकंप कब और कितने समय में किसी निश्चित स्थान पर होने वाली है, जिससे यह भी पता लगाया जा सकेगा कि अगला बड़ा भूकंप किस एरिया में आने वाला है, उसकी डिस्ट्रॉय करने की क्षमता कितनी रहेगी। इसके लिए वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का मदद ले रही है। अगर ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्यवाणी भी करते हैं तो ये निष्क्रिय साबित होगा, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर को किसी भी ह्यूमन डेवलपमेंट के जरिए रोका नहीं जा सकता है। लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग अपनी प्लेनेट की लॉन्ग लाइफ की कल्पना करते हैं तो वो हर हानिकारक गतिविधि पर रोक लगाई जानी चाहिए जिससे नेचुरल रिसोर्स को हानि पहुंचती है। Most oarfish that have been encountered by humans are those that have washed up dead on beaches around the world. For reasons as of yet unknown, they come to shallow waters at the end of their life to die. आज प्रेजेंट टाइम में मानव को रेयर फिश और एलियंस को संकेत दे रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्स का अंत यानी मानव का अंत निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद।